हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जो एटम है अपनी यूनिट सेकेंड, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा, डूइंग नेचर ऑफ मैटर। इससे पहले हमने बोहर मॉडल को अच्छे से रीड किया था, समझा भी था, ठीक है बेटा। तो अभी हम बात कर रहे हैं डूइंग नेचर ऑफ मैटर। एक्चुअल में अगर हम देखें बेटा कि जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं या हम कहें मैक्रोस्कोपिक सम जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जैसे कि बात करें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर हम बात करें एटम, मॉलिक्यूल, या फिर हम कहें पीस ऑफ चॉक, इन सभी का बेटा टू नेचर प्रेजेंट होता है। और वो टू नेचर कैसा होता है, एक वेव लाइक होता है और एक पार्टिकल लाइक होता है। तो डी ब्रॉगली ने इस कंसेप्ट को नेम दिया था डुअल नेचर ऑफ मैटर। उसने ये कहा था कि जो मैटर होता है बेटा वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इससे पहले हमने बोहर के अंदर डिस्कस किया था ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड से कहाँ आ रहे हैं, ग्राउंड में, तो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इमिट। तो वो एनर्जी जो इमिट हो रही है किस फॉर्म में हो रही है, फोटोन फॉर्म में। बट बेटा वो फोटोन फॉर्म में ना होकर किस फॉर्म में होती है, वेव फॉर्म में भी होती है एंड पार्टिकल फॉर्म में भी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मैटर होता है वो दोनों नेचर शो करता है। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, इन दोनों नेचर्स को एक्सप्लेन किया एंड बेटा साथ में क्या कैलकुलेट की, वेवलेंथ कैलकुलेट की वेव के लिए या फिर हम कहें फोटोन के लिए। तो कैसे कैलकुलेट की बेटा, उन्होंने क्या किया, डी ब्रॉगली ने टू कंसेप्ट साथ लिए या टू इक्वेशन साथ लेके चले। कौन कौन से, एक तो प्लांक और एक बेटा आइंस्टीन। तो प्लांक ने क्या कहा था, प्लांक ने ये कहा था कि जितने भी मैटर होते हैं, हम कहीं फोटोन की बात करें या मैटर की बात करें, वो किसकी तरह बिहेव करता है, वेव लाइक बिहेव करता है। और अगर आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन ने ये कहा था कि कोई भी जो मैटर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है या किसके, उसका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, इन दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके और क्या निकाल दी, वेवलेंथ कैलकुलेट कर दी और ये बता दिया कि जो फोटोन होता है वो वेव लाइक भी होता है एंड पार्टिकल लाइक भी होता है। तो चलो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू प्लांक। प्लांक ने क्या कहा था बेटा, अकॉर्डिंग टू प्लांक मैटर शो वेव नेचर। प्लांक ने ओनली वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था। और बेटा वेव नेचर होने की वजह से उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो बेटा जो फोटोन की एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर। और जब बेटा यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो आपके पास एक कांस्टेंट आया था जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, प्लैंक कांस्टेंट, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, ये फ्रीक्वेंसी है फोटोन की और ये क्या है, एनर्जी है। तो हम इसको इक्वेशन देंगे बेटा फर्स्ट। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मैटर शो पार्टिकल नेचर। क्या बताया था आइंस्टीन ने कि जो फोटोन होता है या जो मैटर होता है उसका कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो बेटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। तो जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी, मास पर। तो m/c²। दिस इज द इक्वेशन है कौन सी, आइंस्टीन इक्वेशन। दिस इज प्लैंक इक्वेशन, दिस इज आइंस्टीन इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में भी एनर्जी की बात की, सेकंड में भी एनर्जी की बात की। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा बेटा, यहाँ पर h nu इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mc²। वी नो दैट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है बेटा, c/λ, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड दिस इज द वेवलेंथ। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, 1c से 1c कैंसिल, तो हमें निकालनी क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, h/mc। सी
करते हैं v से, तो हम ये लिख सकते हैं और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड जो v होगी वो क्या होगी बेटी, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो, वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v, ये हमें पता है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मोमेंटम है, तो दैट मींस मोमेंटम जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के, ठीक है। ये अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, तो ये निकाली थी क्या, एक वेवलेंथ निकाली किसके लिए, फोटोन के लिए, किसके बेस पे, इसके बेस पे, दोनों इक्वेशंस के बेस पे। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आता है। तो ये था डी ब्रॉगली कंसेप्ट या डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उन्होंने ये कहा कि जो मैटर होता है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है बेटा। अभी देखो हम आगे नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे कि जो डी ब्रॉगली कंसेप्ट है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें तो इसने तो ये कहा था कि माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक दोनों पार्टिकल्स जो हैं उनमें यहाँ के दोनों जो सब्सटेंस है वो दोनों की वो क्या करेंगे, वेव एंड पार्टिकल दोनों नेचर शो करते हैं। बट बेटा जो ये डी ब्रॉगली कंसेप्ट है ओनली किसके लिए एप्लीकेबल होता है, माइक्रोस्कोपिक के लिए, क्योंकि हमने यहाँ क्या निकाले, देखो यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ। हम क्या करेंगे, अभी एक एग्जांपल लेंगे, उसमें हम माइक्रोस्कोपिक भी देखेंगे एंड मैक्रोस्कोपिक भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये सभी नोट डाउन करना अच्छे से एंड समझना भी है आपको। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली कंसेप्ट। सिग्निफिकेंस आप देखोगे यहाँ पर डी ब्रॉगली कंसेप्ट का, तो हम क्या कह रहे हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं। हमने ये कहा कि एप्लीकेबल किसके लिए होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो बेटा हमने एग्जांपल लिया कि एक तो आपके पास है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड एक आपके पास है बेटा मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रो का मतलब बिगेस्ट होता है, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है। अब देखो हमने क्या कहा, इसका मास देखेंगे। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻³ kg। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बढ़िया हमने क्या लिया, 0.1 kg। हमने सपोज कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v मान ली, इसकी भी वेलोसिटी बेटा क्या है, v है, ठीक है। हमें पता है, वी नो दैट वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या है, h/mv, पता है ना। वैल्यू पुट करो, लैम्डा इज इक्वल टू h हमें पता है 6.6 × 10⁻³ होता है, डिवाइडेड बाय बेटा मास कितना है, 9.1 × 10⁻³ एंड वेलोसिटी v हमने मान ली। इसका जब हम निकालेंगे तो देखो 6.6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास कितना है बेटा, 0.1 × वेलोसिटी v। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर देखो कितनी आएगी। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर कितनी आती है, लगभग हम मान के चलते हैं ना 10 की पावर -3। और यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो कितनी आती है, 10 की पावर -35। तो देखो ये 10 की पावर -35 है, माइनस में है पावर, और यहाँ पर क्या है, -3। इसका मतलब जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। दैट मीन्स हम इजीली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखोगे 10 की पावर -3 है, हम डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल आ गई, दैट मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर -35 है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, दैट मीन्स नेग्लिजिबल। दैट मीन्स क्या हुआ, वेवलेंथ तो कैलकुलेट हुई नहीं, किसकी हेल्प से, डी ब्रॉगली कंसेप्ट की हेल्प से। इसीलिए जो
डी ब्रॉगली बेटा कंसेप्ट होता है वो ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो ये बेटा आपका हो गया डूइंग नेचर ऑफ मैटर। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो क्या है। अभी हमने कहा कि जो मैटर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, पार्टिकल की तरह भी एंड वेव की तरह भी। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या कि पार्टिकल और जो वेव होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, आपको डिफरेंस बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? देखो बेटा, मैंने कहा कि जो पार्टिकल होता है स्पेस के अंदर उसकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। और जिसकी पोजीशन बेटा स्पेस में फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड मतलब लोक हो गया, फिक्स हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लोकेलाइज्ड इन स्पेस। ठीक है बेटा, लोकेलाइज्ड का मतलब क्या है, उसकी पोजीशन फिक्स है। आप बता सकते हो कि पार्टिकल स्पेस में कहाँ प्रेजेंट है, बट जो वेव होती है बेटा उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। इसीलिए जो वेव्स हैं वो कैसी होती है, डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब पोजीशन फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो हम इनको बोल सकते हैं डीलोकेलाइज्ड इन स्पेस, ठीक है। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया पार्टिकल एंड वेव में। सेकेंड अगर हम बात करें, देखो बेटा पार्टिकल मैंने अभी कहा उनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। दैट मीन्स अगर कोई आपसे ये कहता है कि जो पार्टिकल है वो काउंट करके बताओ आप, तो आप बता सकते हो इजीली, ओके। और एक चीज और बेटा कि जो पार्टिकल्स हैं जहां पर प्रेजेंट है, सपोज ये स्पेस है, ये स्पेस है सपोज, और इसमें पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या दूसरा पार्टिकल यहाँ पर आकर एग्जिस्ट हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेकेंट स्पेस नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं, डू नॉट इंटरफेयर। ये ध्यान रखना है बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है कि ये कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि बेटा जो ये पार्टिकल प्रेजेंट है दूसरा पार्टिकल इसके ऊपर आके नहीं बैठेगा, यहाँ पर वेकेंट स्पेस नहीं है, दैट मीन्स वो कहाँ आके बैठेगा, यहाँ। तो एक पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई, फिक्स, मतलब ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। बट बेटा जो वेव्स होती हैं वो क्या होती है कि एक से ज्यादा वेव्स जो है वो एक ही रीजन के अंदर को एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब वो क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड अब डिफरेंस बताएंगे वो हम ये कहेंगे, टू और मोर वेव कोएग्जिस्ट इन अ रीजन। एक ही रीजन के अंदर, एक ही एरिया के अंदर दो से ज्यादा वेव्स एग्जिस्ट कर सकती है। बट बेटा ये डू नॉट इंटरफेयर का मतलब क्या है कि पार्टिकल जहां पर एक प्रेजेंट है वहां दूसरा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट मीन्स ये क्या होती है, इंटरफेयर करती है एक दूसरे में, बट ये इंटरफेयर नहीं करता। नेक्स्ट जो थर्ड है, थर्ड क्या है बेटा, बहुत सिंपल। मैंने अभी कहा पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है, ये स्पेस है, यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो आपसे कोई कहता है कि पार्टिकल को काउंट करके बताओ, तो आप क्या करोगे, टोटल जितने भी पार्टिकल है उनको क्या कर दोगे, सम कर दोगे। दैट मीन्स पार्टिकल को हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वेव्स की अगर हम बात करें बेटा क्या होता है, एक होती है एक्सपेरिमेंटली वैल्यू और एक होती है ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें पार्टिकल्स की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल पार्टिकल निकालेंगे, उसकी वैल्यू देख लेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों ही क्या होती हैं, एक दूसरे में इक्वल सी होती है, एक्यूरेसी होती है दोनों में। बट अगर वेव की बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि रीजन एक ही है, ये वाला रीजन, और इसमें जो वेव है वो एग्जिस्ट कर रही है एक से ज्यादा। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू और जो ऑब्जर्व वैल्यू है, अगर आपसे कोई ये कहे कि पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर आपको कोई वेव बताने की कितनी वेव प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या है, दो से ज्यादा वेव एक दूसरे में क्या हो रही है, परपेंडिकुलर चलती रहती है।
तो उसकी वजह से बेटा हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि कितनी वेव प्रेजेंट है एक स्मॉल रीजन के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेव्स होती हैं उनको हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं विद इन अ स्मॉल रीजन, या हम ये कहें कि इसकी जो एक्सपेरिमेंटली और जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम नहीं होती है या सिमिलर नहीं होती है, डिफरेंस होता है उनमें। ठीक है बेटा, तो ये था पार्टिकल एंड वेव। इसी में बेटा जो वेव्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होती है मैटर वेव। तो अभी उनमें भी डिफरेंस समझ लो कि जो वेव्स हैं जिनमें डिफरेंस कर रहे हैं हम किस किस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव है। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नेम से पता चल जाएगा बेटा। अगर नेम में भी बहुत कुछ छिपा हुआ होता है, मैं हर बार ये बात बोलती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स कोई भी जो वेव्स हैं वो क्या कर रही है, एसोसिएटेड हो रही है विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स वो क्या होंगी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मीन्स वेव एसोसिएट विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट बेटा यहाँ पर अगर हम देखें मैटर वेव, तो मैटर वेव में क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं एसोसिएट विदाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या हम ये कह सकते हैं डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट बेटा क्या है, बहुत सिंपल, क्लास सेकेंड, कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब हम देते हैं तो इनकी वेव्स की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो एक चीज ध्यान में रखना बेटा, जब मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बताया तो मैंने कहा था कि डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उसमें क्या होता है, वो वैक्यूम होता है। दैट मीन्स उसमें कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती, मीडियम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये पास किसमें हो सकती है, पास इनटू वैक्यूम। और अगर हम इसकी बात करें मैटर वेव की, तो बेटा इसको क्या होता है, मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड मीडियम। और जब बेटा कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है तो ये पास आउट नहीं होंगी, किसमें से, वैक्यूम में से। ठीक है, डू नॉट पास थ्रू वैक्यूम, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम ये कह रहे हैं कि पास हो सकती है किसमें से, वैक्यूम में से। इसका मतलब उसकी स्पीड देखो कितनी हाई है। तो हम थर्ड जो पॉइंट है वो क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसकी स्पीड किसकी जैसी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है सेम स्पीड किसकी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। बट अगर मैटर वेव की बात करें तो बेटा जो स्पीड होती है वेलोसिटी की उससे क्या होगी, लोअर होती है। तो हम ये कहेंगे लोअर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो स्पीड होगी, मैं स्पीड की बात कर रही हूँ बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना, मैं स्पीड की बात कर रही हूँ। यहाँ भी स्पीड की बात करें, स्पीड सेम एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं वो किसी भी सोर्स से इजीली क्या हो सकते हैं, रिलीज होती है, इमिट होती है। बट जो मैटर वेव होती है वो किसी भी सोर्स से इजीली इमिट नहीं होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो किसका है, वेवलेंथ का। जो बेटा वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, h/p।
ठीक है। और यहाँ पर बेटा जो वेवलेंथ होती है वो हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं? आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जो प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय पी डी ब्रॉगली ने दिया था, ठीक है। जो मैटर वेव होती है वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट होती है? आपने एक और कंसेप्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो लैम्डा इज इक्वल टू है वो जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो क्या होती है? c बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? निकालो जल्दी से, c बाय फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ पर तो बेटा हम किसका कंसेप्ट ले रहे हैं? डी ब्रॉगली का। यहाँ हम किसका कंसेप्ट ले रहे हैं? मैटर वेव का। तो मैटर वेव जो होती है उनमें क्या होती है? सॉरी बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें आती है? इसमें या इसमें? c वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ है, तो आपको ये रखना है c बाय फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर क्या करोगे बेटा? h बाय p। ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे h बाय mv, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो क्या आता है हमारा? बहुत सिंपल है। आपने बोहर में लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था कि जितने भी एनर्जी कैलकुलेट हो सकती है, रेडियस कैलकुलेट हो सकती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है या हम फोटोन की एनर्जी की बात करें वो कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन बेटा आपने वेवलेंथ भी कैलकुलेशन देख ली थी, तो डी ब्रॉगली में हमने लास्ट जो लिमिटेशन थी वो क्या देखी थी कि कोई भी जो मैटर होता है उसका डुअल नेचर होता है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। एंड साथ में हमने क्या देखा था कि कोई भी जो पार्टिकल होता है उसकी जो मोमेंटम एंड जो उसकी पोजीशन होती है वो कैलकुलेट नहीं की थी किसने? डी बोहर ने। तो बेटा अभी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट किसके बेस पे? पोजीशन एंड मोमेंटम के बेस पे। तो बेटा हेजनबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? पोजीशन भी बताई थी, ठीक है। हेजनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे अभी हम। हेजनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? हेजनबर्ग साइंटिस्ट ने ये कहा था कि कोई भी जो मैटर या फिर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं दैट मींस इलेक्ट्रॉन, उनमें पोजीशन एंड मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो वो कैसे की बेटा? बहुत सिंपल है। पहले इसका प्रिंसिपल देखो क्या होता है। हेजनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनमें बेटा मोमेंटम और पोजीशन एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ सेम टाइम पे जो निकालना या मेजरमेंट है वो हम नहीं कर सकते हैं। वो क्या है? हेजनबर्ग प्रिंसिपल। तो हेजनबर्ग ने क्या एक फॉर्मूला दिया और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? पोजीशन भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं किसी भी फोटोन की, एंड क्या निकाल सकते हैं? मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेजनबर्ग ने क्या बताया था कि जो मोमेंटम और जो पोजीशन होती है, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4 पाई। ये जो कंसेप्ट है बेटा ये ध्यान रखना है आपको। फिर डेल्टा एक्स क्या है? हेजनबर्ग प्रिंसिपल समझ गए आप क्या था ये कि कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन एंड उनकी जो क्या मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट साइमल्टेनियसली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर हेजनबर्ग ने अपना एक प्रिंसिपल देके और फिर ये बताया कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक फॉर्मूला दिया। तो डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी in position and delta p is the uncertainty in momentum. h is the Planck constant, पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 3.14। तो बेटा ये जो क्या है? पोजीशन, और ये क्या है? मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि इसका जो
जैसे हमने क्या पढ़ा था डी ब्रोगली का सिग्निफिकेंस, सेम एज इट इज इसमें पढ़ना है। तो बेटा जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है, मैक्रो के लिए नहीं होता। हम क्या निकालेंगे, सेम देखो आपके पास डेल्टा पी है, उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखो और इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, ठीक है। वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे बेटा हम पुट कर सकते हैं मास चेंज इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, हम ये लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, और इसको हमें लिखना है बेटा सेम, देखो डेल्टा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन m 4m पाई। हो गया, मास हम कहाँ ले आए, नीचे ले आए। यहाँ पर क्या था बेटा, मोमेंटम, अब यहाँ क्या आ गई है, वेलोसिटी। ये चीज ध्यान रखनी है। अब सेम थिंग्स हम रखते हैं क्या, कि ये जो मास है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, मास कितना आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ठीक है। ये आपका आ गया मास केजी के अंदर। एंड जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे, अगर हम उनका मास लेते हैं, सपोज हमने इसका भी क्या लिया 0.1 kg लिया ना, जब भी हम इसमें अप्लाई करेंगे बेटा वही सेम थिंग्स आएंगी क्या, कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके लिए जब हम पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी 10 की पावर माइनस में बहुत ज्यादा आएगी, बट अगर इसकी कैलकुलेट करें तो 10 की पावर क्या आएगी माइनस में बहुत कम आएगी। तो इसीलिए बेटा जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके लिए वैल्यू क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल। किसकी, अगर हम ये निकालें, वेलोसिटी हमने दोनों में v मान लिया, ठीक है। अगर हम इसकी पोजीशन निकालते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्मॉल आके जिसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो इजीली कैलकुलेट नहीं होती। सेम चीज बेटा सिग्निफिकेंस अगर माइक्रोस्कोपिक के लिए देखते हैं तो इसमें क्या होती है, जो पोजीशन की वैल्यू है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि पोजीशन क्या है इसकी, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली माइक्रोस्कोपिक के लिए, मैक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें 10 की पावर माइनस में बहुत ज्यादा आती है जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। क्लियर। तो बेटा इसमें क्या देखना है आपको, देखो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है, वो बेटा ये आता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, वो सर्कुलर पाथ में एग्जिस्ट क्यों करता है। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ये आपका क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों करता है। तो बेटा ये हाइजेनबर्ग ने बहुत अच्छे से इसकी पोजीशन को एंड वेलोसिटी की हेल्प से निकाला था। कैसे निकाला, वेलोसिटी निकाली इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो डायामीटर होता है, डायामीटर जो होता है ऑफ न्यूक्लियस वो बेटा कितना होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। डायामीटर का मतलब हमें क्या मिल गई है बेटा, डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 की पावर माइनस 15। क्लियर। अब हमें क्या करना है, देखो एप्लीकेबल करना है ये वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी चेंज इक्वल टू h, h की वैल्यू हमें पता है क्या है, डेल्टा x नीचे आ जाएगा 4 इंटू m इंटू पाई, क्या करोगे सारी वैल्यू पुट करोगे, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 15 इंटू 4 इंटू बेटा मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का हमें पता है, वी नो दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। आप पुट करोगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 एंड पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। जब बेटा इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस में नहीं आएगी बेटा क्योंकि ये कैंसिल आउट, 10 की पावर प्लस में आएगी, अराउंड 20 की आती है, ठीक है। तो जो 5.77 इंटू 10 की पावर
जो आपके पास 20 आया है वो क्या आया है, वेलोसिटी। तो इसकी बेटा यूनिट लिख देना मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब आप समझ रहे हो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, अच्छे से पता है आपको, वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना बेटा। जब लाइट कितनी स्पीड से, आपको पता है लाइट की स्पीड बहुत हाईएस्ट है, 3 × 10⁸ है, जबकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो तो बेटा लाइट से भी बहुत ज्यादा है। तो न्यूक्लियस में कैसे सर्वाइव करेगा उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, हमने कैसे कैलकुलेट की, विद द हेल्प ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ही ज्यादा आती है, इसीलिए वो न्यूक्लियस में सर्वाइव नहीं कर पाता है। क्लियर है बेटा। अब ये हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। इनके बेस पे बेटा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करना, जितने भी हैं एक दो हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल मिलते हैं बेटा न्यूमेरिकल के साथ में। ओके बेटा, टेक केयर।